तारीख 6 दिसंबर सन 1992 कभी भूला नहीं जा सकता है, क्योंकि आप तमाम लोग जानते हैं कि किस तरह से उस दिन असंवैधानिक तरीके से कुछ गुंडे मवालियों के द्वारा मस्जिद, जो कि बाबरी मस्जिद थी, उसे शहीद किया गया था। आप तमाम लोग जानते हैं कि इसको लेकर के खुद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, साथ ही साथ उस वक्त लगभग 5 बेंच के जजेस थे, उन तमाम लोगों ने ये बात कही थी कि 1992 में जो कुछ हुआ वो पूरी तरीके से असंवैधानिक था। उसने लोकतंत्र की हत्या की जिन लोगों ने यकीनन बाबरी मस्जिद के ऊपर चढ़ करके बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने का काम किया था। सिर्फ सन 1992 की बात नहीं है दोस्तों, बात करें 1949 की तो किस तरह से 1949 में देर रात मस्जिद के अंदर मूर्ति ले जाकर के रख दी गई और उस गलत तरीके से रखा गया था, उसे आप तमाम लोग जानते हैं, असंवैधानिक तरीके से रखा गया, एक इलीगल काम किया गया और उसने भी इस देश के संविधान को कुचलने का काम किया था। सिर्फ उतना ही नहीं, याद कीजिए सन 1934 जब एक छोटे मोटे दंगे का रूप लेकर के कुछ लोगों ने उसका फायदा उठाया और बाबरी मस्जिद के गुंबद को शहीद करने का काम किया। ये सब कुछ असंवैधानिक था। ये सब इस देश में हुआ जिस देश में ये कहा जाता है कि हमारा मुल्क एक सेकुलर मुल्क है, और सेकुलर मुल्क में इस तरह से घटिया कृत्य किए गए जिसने पूरी विश्व के अलग अलग मुल्कों में ये पैगाम दिया कि किस तरह से हिंदुस्तान में एक मस्जिद को निशाने पर लिया गया है। आप तमाम लोग जानते हैं कि बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को पूरी तरीके से शहीद करने की कोशिश की गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया। बाद में आप तमाम लोग जानते हैं कि राम जन्मभूमि होने का दावा किया गया और उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने इस जमीन को हिंदू पक्ष को दे दिया और मुस्लिम पक्ष को किसी और जगह जमीन देने की बात की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इस बात को साफ किया था कि ये राम जन्मभूमि है, इसको लेकर के कोई भी सबूत हमें नहीं मिले, और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला आस्था के नाम पर दिया था और कहा था कि हम आस्था की बुनियाद पर यह जमीन हिंदू पक्ष को देते हैं। और उसके बाद ये फैसला था कि और भी कई सारे फैसले अब उसी बिना पर आ रहे हैं, जबकि आप तमाम लोग जानते हैं कि इसी देश में वर्शिप एक्ट 1991 है, जिसके तहत सन 1947 15 अगस्त से पहले जो भी बिल्डिंग्स जिस स्थिति में थे, चाहे वो मंदिर हो मस्जिद हो, वो बाद में मंदिर और मस्जिद का ही रूप लेगा। भले पहले वो यानी कि 15 अगस्त 1947 से पहले मंदिर मस्जिद रहा हो या मस्जिद मंदिर रहा हो, अभी जो स्थिति में रहेगा उसे वही रहना है। इस बिना पर ज्ञानवापी मस्जिद हो या फिर शाही ईदगाह हो, उसमें तब्दीली लाना या फिर उससे किसी और पक्ष को देना, ये एक असंवैधानिक है। लेकिन अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आप तमाम लोग जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में एनसीईआरटी ने बड़े बड़े फैसले लिए। उन बड़े फैसले में उनका जो बड़ा फैसला होता है वो ये कि हम किताबों से कुछ लाइंस को हटा रहे हैं, कुछ चैप्टर्स को हटा रहे हैं। पहले मुगलों की कहानी हटाने की कोशिश है, उसके बाद अब और भी कुछ नए चैप्टर्स को और नए कुछ लाइंस को हटाने का काम किया गया है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एनसीईआरटी ने यह बात कही है कि हम बाबरी विध्वंस को इस किताब से हटा रहे हैं, यानी कि अब आने वाली जो नस्ल है वो ये नहीं पढ़ेगी कि बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था। इस बात की चर्चा किताबों में नहीं होगी और बच्चों के बीच इस बात का जिक्र नहीं होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा मुमकिन है? क्या मुसलमान इस बात को भूल जाएंगे कि सन 1992 में 6 दिसंबर को असंवैधानिक तरीके से एक संवैधानिक मुल्क में एक मस्जिद को शहीद कर दिया गया? क्या वो अपनी नस्लों को ये बात नहीं बताएंगे कि हमारी मस्जिद को किस तरह से शहीद कर दी गई? क्या एनसीईआरटी इसे हटा देने से इस बात को भुला देने की कोशिश कर रहा है? और इतना ही नहीं, बल्कि गुजरात में हुए दंगे के जो चैप्टर्स थे, जिसके बारे में जो कहानी बताई जाती थी किताबों में, उसे भी हटाने की बात की गई है। इतना ही नहीं दोस्तों, इसके अलावा इस मुल्क में किस तरह से हिंदुत्व जो है वो बढ़ा, इसको भी हटाने की कोशिश की जा रही है और उसे भी हटा दिया गया है। आइए इस पूरे मामले को लेकर के बीबीसी ने एक खबर छापी है, हम आपको बताएं उस पूरे मामले में क्या कुछ बातें सामने आ रही है। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी ने 12वीं कक्षा की राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस की किताब में बाबरी मस्जिद, हिंदुत्व की राजनीति, 2002 के गुजरात दंगे और अल्पसंख्यकों से जुड़े कई मुद्दे हटाना चाहती है। बाबरी मस्जिद का विध्वंस आप तमाम लोग जानते हैं, इसे जो तोड़ा गया था ये पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। खुद सुप्रीम कोर्ट रंजन गोगोई साहब उस वक्त जो है चीफ जस्टिस थे, डीवाई चंद्रचूड़ साहब जो थे, और एक
बबोई करके थे, वो तमाम लोग जो है उस वक्त वहां पे जस्टिस थे और ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई साहब थे। उन्होंने ये फैसला सुनाया था कि किस तरह से सन 1934 में, सन 1949 में, सन 1992 में जो कृत्य किए गए बाबरी मस्जिद के साथ वो पूरी तरीके से असंवैधानिक था। अब उस मामले को जो है हम लोग यानी कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो छात्र हैं, वो अब नहीं पढ़ेंगे, इसे एनसीईआरटी ने हटा दिया है। दूसरा, हिंदुत्व की राजनीति, यानी कि 1992 में जब मस्जिद को शहीद की गई उस वक्त के बाद से बीजेपी का उदय होना शुरू हुआ और हिंदुत्व के उदय की जो बात की जाती है, ये 1992 में मस्जिद को शहीद करने के बाद, इसे भी अब हटा दिया जाएगा, इसे भी बच्चों को नहीं पढ़ाया जाएगा ताकि बच्चे ये ना पढ़े। 2002 के गुजरात दंगे की बात करें तो इस दंगे में भारतीय जनता पार्टी पर लगातार सवाल हुए, साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर, क्योंकि उस वक्त वो सीएम थे, और केंद्र सरकार पर भी लगातार सवालात होते रहे और इन मुद्दों को भी अब बच्चों को नहीं पढ़ाया जाएगा। उसके बाद अल्पसंख्यकों से जुड़े कई संदर्भ जो है वो हटा दिए गए हैं। अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटीज, और माइनॉरिटीज की बात करें देश में तो मुसलमानों का एक जो है खास इसमें हिस्सा बनता है, तो इन तमाम मुद्दों को अब नहीं पढ़ाया जाएगा। आगे देखिए, पाठ्यक्रम में जो बदलाव किए गए हैं इस शैक्षणिक सत्र से ये लागू कर दिए जाएंगे, यानी कि अब जो बच्चे पढ़ाई करेंगे उन्हें ये तमाम चीजें पढ़ने को नहीं मिलेगी। बीते कुछ सालों में एनसीईआरटी ने कई सारे फैसले लिए हैं, ये आप तमाम लोग जानते हैं। अब आपको हम इस पूरे मामले में जो बातें बता रहे हैं उसे समझने की कोशिश की जाए। देखिए, खबर में लिखा गया है कि राजनीतिक मोबिलाइजेशन के लिए राम जन्मभूमि आंदोलन और अयोध्या विध्वंस, बाबरी मस्जिद विध्वंस की लेगेसी क्या है, इसे बदल दिया गया है। यानी कि किताबों में पहले जो चैप्टर्स हुआ करता था वो ये था कि बाबरी मस्जिद विध्वंस की लेगेसी क्या है, इसे बदलकर अब राम जन्मभूमि आंदोलन का विरासत क्या है ये पढ़ाया जाएगा। राम जन्मभूमि आंदोलन की विरासत क्या है ये पढ़ाया जाएगा, ना कि ये पढ़ाया जाएगा कि हम लोगों ने, कुछ लोगों ने मिलकर के बाबरी मस्जिद को शहीद किया, तोड़ा था। इसके बारे में अब जानकारी नहीं दी जाएगी कि कौन कौन लोग शामिल थे, उसमें कौन कौन नेता थे, कौन कौन लोग थे, ये सब कुछ अब बच्चों को नहीं पढ़ाया जाएगा। एक ये बातें भी सामने आई है। दूसरी बात देखिए, संस्था ने इस बदलाव के लिए तर्क दिया है कि चैप्टर में नए बदलावों के साथ समन्वय बिठाने के लिए प्रश्नों का बदलाव किया गया है। अजीब बात है, इस चैप्टर से बाबरी मस्जिद और हिंदुत्व की राजनीति का जिक्र भी हटा दिया गया है। यानी कि ना बाबरी मस्जिद के बारे में पढ़ाएंगे, तो बाबरी मस्जिद के बारे में पढ़ाएंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन कौन लोगों ने तोड़ा था, कौन कौन लोग उसमें शामिल थे। उसके बाद बीजेपी का उदय हुआ, उसके बाद हिंदुत्व का उदय हुआ, ये तमाम लोग जानते हैं। उसके बाद देखिए, पहले पैराग्राफ में लिखा था, कई घटनाओं के नतीजे के रूप में दिसंबर 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचे, जिसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता था, को गिराया गया, है ना। ये बात पढ़ाया जाता था पहले। अब यह घटना देश की राजनीति में कई बदलावों की शुरुआत का प्रतीक बनी और भारतीय राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता की प्रकृति को लेकर बहस तेज हो गई। इसी के साथ देश में बीजेपी का उदय हुआ। देखिए, इसी के साथ बीजेपी का उदय हुआ और हिंदुत्व की राजनीति तेज हुई। यानी कि 1992 में जब अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि असंवैधानिक तरीके से कुछ लोगों ने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया, उसके बाद बीजेपी का उदय हुआ। और याद रखिए, जो कृत्य 1992 में किया गया था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। इस बात को अपने जहन में डाल लीजिए। अब यह पैराग्राफ बदल दिया गया है, नया पैराग्राफ कुछ इस तरह होगा। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर पर सदियों पुराने कानूनी और राजनीतिक विवाद ने भारत की राजनीति को प्रभावित करना शुरू कर दिया, जिसने कई राजनीतिक परिवर्तनों को जन्म दिया। राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन केंद्रीय मुद्दा बन गया, जिसने धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र पर चर्चा की दिशा बदल दी। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के फैसले 9 नवंबर 2019 को घोषित के बाद इन बदलावों का नतीजा यह हुआ कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ। लेकिन एनसीईआरटी ने यह बताना यहां पर वाजिब नहीं समझा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में यह कहा था कि हम आस्था के बुनियाद पर यह फैसला सुनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि हमें इस बात का कोई प्रूफ नहीं मिला कि यह राम जन्मभूमि ही है, हमने आस्था की बुनियाद पर यह फैसला सुनाया। इस बात को ऐड नहीं किया कि जितनी जमीन थी उससे ज्यादा जमीन हमने मुसलमानों को दी। अगर वहां पर मान लेते हैं कि राम जन्मभूमि ही था तो फिर मुसलमानों को क्यों दिया गया, इसके बारे में यहां पर जिक्र नहीं किया जा रहा है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर बच्चों को ये सारी चीजें क्यों पढ़ाई जा रही है, ये एक बड़ा सवाल है। और ये किनके इशारे पर हो रहा है, ये भी सोचने की जरूरत है। अखबार के मुताबिक एनसीईआरटी ने कहा है कि ये बदलाव राजनीति में हुए हालिया बदलाव को ध्यान में रख करके किया गया है। एनसीईआरटी ने चैप्टर 5 में भी इसी तरह के कुछ बदलाव किए हैं। चैप्टर 5 में डेमोक्रेटिक राइट से गुजरात दंगों का संदर्भ हटा दिया गया है। इस चैप्टर में एक न्यूज
कोलाज दिया गया था जिसमें गुजरात के दंगों का जिक्र था, अब उसे हटा दिया गया है। उसमें लिखा हुआ था पहले पैराग्राफ में कि क्या आपने इस पेज पर न्यूज कोलाज में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी कि NHRC का संदर्भ देखा। यह संदर्भ मानव अधिकारों के प्रति बढ़ती जागरूकता और मानवीय गरिमा के लिए संघर्ष को दर्शाते हैं। कई क्षेत्रों में मानवाधिकार उल्लंघन के कई मामले सामने आए हैं। उदाहरण के लिए गुजरात दंगे का पब्लिक नोटिस में लाया गया, गुजरात दंगे को पब्लिक नोटिस में लाया गया। अब इस पैराग्राफ को बदलकर लिखा गया है, देश भर में मानवाधिकार उल्लंघन के कई मामलों को पब्लिक नोटिस में लाया गया। गुजरात के दंगे का संदर्भ हटाने के पीछे संस्था ने तर्क दिया है कि न्यूज कोलाज और इसका कंटेंट एक ऐसी घटना का जिक्र करता है जो 20 साल पुरानी है और न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से हल हो गई है। ये एक दावा किया जा रहा है कि भैया अब वो जो मामला था वो खत्म हो गया, 20 साल पुराना मामला था, इसलिए हम उसे हटा देते हैं। सिलेबस में कुछ जगहों पर जहां मुसलमान समुदाय का जिक्र हुआ उसमें भी बदलाव कर दिया गया है। हमने आपसे पहले ही कहा था, हमने इस आर्टिकल को पढ़ा भी नहीं था, उससे पहले ही हमने आपको कहा था कि ऊपर में जब अल्पसंख्यक लिखा हुआ था तो उसका मतलब सीधे सीधे आपको मुसलमान समझ लेना था। चैप्टर 5 में अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन से मुसलमानों को विकास के लाभों से वंचित करने से जुड़ा संदर्भ हटा दिया गया है। अब तक पैराग्राफ में जो लिखा होता था वो ये कि 2011 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम भारत की आबादी का 14.2% है और आज भारत में अन्य समुदायों की तुलना में वो हाशिए पर रहने वाला समुदाय माना जाता है। ये लोग सालों से सामाजिक आर्थिक विकास के लाभों से वंचित हैं, यानी कि मुसलमानों के हालात बुरे हैं। ये बात NCERT खुद कहती थी कि उनके साथ जो है एक तरह से दोहरा रवैया किया जा रहा है। उनकी तुलना में कहा जाता है वो हाशिए पर रहने वाले समुदाय माने जाते हैं जिनके कंडीशन बिल्कुल सही नहीं है सामाजिक और आर्थिक रूप से। अब उसे बदल दिया गया है और लिखा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम भारत की आबादी का 14.2% है। वे सामाजिक आर्थिक विकास में तुलनात्मक रूप से कमजोर हैं और इसलिए उन्हें हाशिए पर रहने वाला समुदाय माना जाता है। तो ये बात अब कही जा रही है, पहले कुछ और कहा जाता था और अब कुछ और कहा जाता है। ये लोग सालों से सामाजिक आर्थिक विकास के लाभों से वंचित हैं और यहां क्या कहा जा रहा है, वे सामाजिक आर्थिक विकास में तुलनात्मक रूप से कमजोर हैं और इसलिए इन्हें हाशिए पर रहने वाला समुदाय माना जाता है। जबकि कहा जाता था कि सामाजिक और आर्थिक विकास के लाभों से वंचित हैं, कई सारे लाभ जो होते थे उनसे इन्हें वंचित किया गया था, लेकिन अब इसे तब्दील कर दिया गया है। और इस तरह से कहा जा सकता है कि NCERT ने जो है एक बड़ा फैसला लिया है और कुछ बड़े बड़े मामला जो थे NCERT में उसे हटा दिया गया है। तो इन चैप्टर्स को हटाने के पीछे आप तमाम लोगों की क्या वजह लगती है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।